आज हम पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। सो वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ नॉलेज ब्रूक, जहां हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं बिल्कुल रिसेंट अमेंडमेंट्स तक। हम इसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वर्तमान स्वरूप तक यह अपने अस्तित्व में आया। चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है ये वीडियो 1 से 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो पाए। चलिए, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यह एक संवैधानिक निकाय है। क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 338 के तहत इसके बारे में जानकारी मिलती है। हम एवोल्यूशन ऑफ कमीशन की बात करें कि कमीशन कैसे इवॉल्व हुआ, पहले किस स्वरूप से वर्तमान स्वरूप तक कैसे आया। तो अंडर आर्टिकल 338 338 के तहत अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये कहा गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कहा गया था एक स्पेशल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, डेजिग्नेटेड एट कमिश्नर फॉर SC/ST, जिसको नाम दिया जाएगा कमिश्नर। SC/ST के लिए एक सेपरेट कमिश्नर। लेकिन 1978 में गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया और नॉन स्टेटरी मल्टी मेंबर्ड कमीशन फॉर SC/ST इस्टेब्लिश कर दिया। ये नॉन स्टेटरी, आप इस बात को ध्यान रखें, मल्टी मेंबर्ड कमीशन था। तो ऑफिस ऑफ कमिश्नर कंटिन्यू, लेकिन ऑफिस ऑफ कमिश्नर जो था वो रहा भी। मतलब हमने देखा था कि कमिश्नर का एक ऑफिस होगा SC/ST के लिए, इनने एक मल्टी मेंबर्ड कमीशन टाइप का बना दिया, लेकिन ऑफिस ऑफ कमिश्नर अभी भी मौजूद था। फिर 1987 में हम प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर SC/ST अस्तित्व में आ जाता है। तो हम बात करते हैं 1987 की। यहाँ आप थोड़ा सा इनको याद रखने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिकी नज़रिया अपना सकते हैं। जैसे यहाँ पे होता है 1978, तो इसका उल्टा 1987, मतलब जो पीछे की दो डिजिट्स हैं इनको हमने अल्टरनेट कर दिया और इनकी पोजीशन चेंज कर दी। चलिए, हाँ, तो सबसे पहले हमने देखा कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे उसमें 19 जो था आर्टिकल 338 में एक कमिश्नर होगा SC/ST के लिए। फिर हमने देखा कि 1978 में एक रेजोल्यूशन लाया गया और मल्टी मेंबर्ड कमीशन की स्थापना कर दी गई, लेकिन अभी भी ऑफिस ऑफ कमिश्नर मौजूद था। यह एक नॉन स्टेटरी था जो ये कमीशन था। फिर 1978 में नेशनल कमीशन फॉर SC/ST को लाया गया। फिर आगे देखते हैं आगे क्या कहानी होती है। फिर 75th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जो 1990 का था। हाई लेवल मल्टी मेंबर्ड कमीशन फॉर SC/ST इन प्लेस ऑफ सिंगल जो ऑफिसर, तो उसकी जगह पे एक मल्टी मेंबर्ड कमीशन आ गई। मतलब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से, एक बार फिर से हम क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट देख लें कि पहले कमिश्नर होंगे, उसके बाद फिर एक स्टडी बॉडी लाई मल्टी मेंबर्ड कमीशन के साथ, जिसमें ये ऑफिसर अभी भी मौजूद थे। फिर 1978 में एक नेशनल कमीशन फॉर SC/ST का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। लेकिन फिर एक 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। अभी तक क्या था कि ये एक नॉन स्टेटरी बॉडी के तौर पे इनको गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के माध्यम से स्थापित किया गया था इस कमीशन को। लेकिन फिर बाद में 65 अमेंडमेंट के साथ इसको 1990 में डेट याद रखेंगे और एक हाई लेवल मल्टी मेंबर्ड नेशनल कमीशन बना दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, और अब सिंगल मेंबर्ड स्पेसिफिक ऑफिसर जो नहीं था उनको रिप्लेस कर दिया गया, मतलब कमिश्नर को रिप्लेस कर दिया गया। अगेन इन 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये वाला अमेंडमेंट 65 हुआ था 1990 में। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 2003 में। नेशनल कमीशन फॉर SC 338 में रखा गया और नेशनल कमीशन फॉर ST 338A में रखा गया, कैपिटल ए। जहाँ भी आपको ऐसा लिखा मिल जाए समझ जाइए कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। और ये 2003 में हुआ था। 2004 में जो थे सेपरेट कमीशंस एग्जिस्टेंस में आ गए, मतलब सेपरेट कमीशन फॉर SC एंड सेपरेट कमीशन फॉर ST। तो ये थी वर्तमान नेशनल कमीशन फॉर SC, और आगे हम पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर ST के अस्तित्व में आने की कहानी। कंपोजिशन समझ लेते हैं। एक चेयरमैन होंगे, 2 वाइस चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे और 3 अन्य मेंबर होंगे। इस तरीके से 5 लोगों का टोटल नेशनल कमीशन फॉर SC 5 लोगों का ग्रुप होगा। 5 लोग इसमें कंपोजिशन में होंगे। अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इनकी अपॉइंटमेंट करेंगे। द टर्म ऑफ ऑफिस एंड सर्विस कंडीशंस आल्सो डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ही इनकी टर्म ऑफ ऑफिस और सर्विस कंडीशंस को डिटरमाइन करेंगे। वैसे अंडर रूल्स दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स। नियम के अनुसार ये अपने ऑफिस में अपने जो 3 साल के लिए रह सकते हैं। फंक्शंस ऑफ द कमीशन की बात करते हैं। इन्वेस्टिगेट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड रिलेटेड मैटर टू SCs, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड रिलेटेड मैटर्स हैं SC से जुड़े हुए, उनके बारे में ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब जांच वगैरह करते हैं। फिर इंक्वायर स्पेशल कंप्लेंट्स ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स ऑफ SC, जब भी कोई स्पेशल कंप्लेन आती है कि कहीं भी SCs के जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनको डेप्रीवेट किया जा रहा है, उनका हनन हो रहा है,
तो ये उस स्पेशल कंप्लेंट को इंक्वायरी करते हैं। पार्टिसिपेट एंड एडवाइज इन प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एससीज। जो भी प्लानिंग एमपी गवर्नमेंट करती है, कोई भी प्लान्स या कोई भी पॉलिसीज़ लाती हैं, तो वहाँ जहाँ भी एससी के प्लानिंग एंड एक सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है, तो नेशनल कमीशन फॉर एससी पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी एडवाइस भी बेहतर प्लानिंग के लिए देते हैं। नो टू प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। हमने देखा कि कोई भी कमीशन हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसपीएससी हो, कुछ भी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ये तमाम कमीशंस एक एनुअल रिपोर्ट, एक वार्षिक रिपोर्ट प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत करते हैं। मेक रिकमेंडेशंस फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ सेफ गार्ड एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एससीज। ये वह रिकमेंडेशंस देते हैं जो कि सेफ गार्ड, सुरक्षा के नज़रिए से और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट हों और उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंट किया जाना जरूरी हो, ताकि एससी एसटीज़ को सुरक्षा मिले और उनका सोशियो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक आर्थिक विकास हो। टू डिस्चार्ज अदर फंक्शंस फॉर वेलफेयर प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। जो भी अन्य फंक्शंस हैं, जो भी अन्य इनके कर्तव्य या दायित्व हैं जो कि वेलफेयर प्रोटेक्शन से जुड़े हुए हों एससी एसटीज़ के, उनके बारे में भी ये प्रेसिडेंट को जानकारियाँ देते हैं और इन्फॉर्म करते हैं। फिर आते हैं रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशन। कमीशंस की रिपोर्ट के बारे में हम समझते हैं कि कमीशन की रिपोर्ट में क्या आता है। एन एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। यह एक एनुअल रिपोर्ट होती है जो प्रेसिडेंट के लिए दी जाती है। प्रेसिडेंट प्लेस बिफोर पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट इसको पार्लियामेंट के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। मेंबर्स मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन ऑन रिकमेंडेशंस बाय कमीशन। मतलब जो भी एक्शंस वगैरह कमीशन ने लिए, जो भी रिकमेंडेशंस कमीशन ने दिए, कौन कौन सी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया, किनको नेगलेक्ट किया गया या इग्नोर किया गया, लेकिन उनके रीजंस भी, वैलिड रीजंस भी देने होते हैं। मेमोरेंडम कंटेन्स रीजंस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। बिल्कुल आपको नॉन एक्सेप्टेंस के रीज़न देने होंगे अगर आपने कमीशन के किसी भी सजेशन को इग्नोर किया है तो। प्रेसिडेंट फॉरवर्ड रिपोर्ट पर्टेनिंग टू स्टेट गवर्नमेंट। जो भी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है, टू स्टेट गवर्नर। प्लेस बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर। देखो होगा क्या, जैसे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एससी का मुद्दा है, तो प्रेसिडेंट उस स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर के लिए वह रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देंगे। गवर्नर उसको स्टेट लेजिस्लेचर में पहुंचा देंगे और जिसमें ये मेमोरेंडम भी, जो ऊपर हमने बात करी मेमोरेंडम की, वो मेमोरेंडम भी अटैच्ड होगा जो कि एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। तो क्योंकि यह एक नेशनल लेवल का कमीशन है, तो जितना भी है ये प्रेसिडेंट के माध्यम से ही अपने तमाम दायित्वों का निर्वहन करेगा। भले इसको अपनी एनुअल रिपोर्ट देनी हो और वो किसी राज्य से संबंधित हो, तो ये प्रेसिडेंट के माध्यम से गवर्नर को प्रस्तुत करवाएगा और फिर गवर्नर कंसर्न लेजिस्लेचर के सामने रखेंगे। फिर पावर्स ऑफ द कमीशंस की बात कर लेते हैं। तो हैविंग पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, इनके पास सिविल कोर्ट की जैसी शक्तियाँ होती हैं। समनिंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस। कभी भी किसी भी केस में अगर किसी व्यक्ति का मौजूद होना आवश्यक है तो यह उनको सम्मन कर सकते हैं और इन्फोर्स कर सकते हैं उस केस के दौरान वहाँ प्रेजेंट होने के लिए। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। कभी भी किसी भी एससी से रिलेटेड मुद्दे में जब इंक्वायरी चल रही हो और वहाँ पे नए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता हो, तो उसको खोजा जाना या नए डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस किया जाना, ये सब भी इनके सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है। रिसीविंग एविडेंसेस। यह कभी भी किसी भी एविडेंस को कॉल कर सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर और उसको प्राप्त कर सकते हैं। रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड। कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड अगर इनको लगता है कि आवश्यक है उसका रिव्यू करना किसी भी एससी रिलेटेड मैटर पर, तो यह उसको भी मंगाए जाने का अनुरोध कर सकते हैं। सम्मन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर इन्हें लगता है कि जो विटनेस और डॉक्यूमेंट संदिग्ध हैं तो उसके एग्जामिनेशन के लिए सम्मन इशू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी अन्य मैटर्स हैं जो कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करें, प्रेसिडेंट चाहें तो इनके मैटर्स बढ़ा सकते हैं कि कहाँ कहाँ एससी कमीशन की, जो कमीशन ऑफ एससी हैं, उसकी पावर्स को अगर प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं तो इनकी पावर्स बढ़ सकती हैं। अच्छा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती हैं तो वो क्या करती हैं कि कंसल्ट करती हैं ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। और एससी कमीशन मतलब जो कि क्योंकि अगर एससी से अफेक्ट हो रही हैं वो पॉलिसीज़, वो एससी को अफेक्ट कर रही हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि एससी कमीशन फॉर एससी से सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग के दौरान कंसल्ट करें। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। पहले रिसेंट अमेंडमेंट के पहले तक ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के
साथ ओबीसी के भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एससी कमीशन के साथ थी। तो द कमीशन हैज़ टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ एंड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अपॉन देयर वर्किंग। कमीशन जितने भी कमीशन इन्वेस्टिगेट करता है सभी मैटर्स को जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर लीगल सेफगार्ड सुरक्षा से, संवैधानिक सुरक्षा या अन्य वैधानिक सुरक्षाओं से जुड़ा हो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से संबंधित। और इन सभी जो भी इनकी इन्वेस्टिगेशन है और इनके जितने भी कर्तव्य या जो भी इन्हें निर्वहन किए हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, उन सभी रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट के सम्मुख ये प्रस्तुत करते हैं कि इनने क्या क्या उस सब के ऊपर काम किया है। इन शॉर्ट कि जो काम ये एससी के लिए करते हैं वो तमाम काम ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी करते हैं। तो क्लॉज 10 ऑफ आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 का क्लॉज 10 कहता है, इन दिस आर्टिकल रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड कास्ट शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज इंक्लूडिंग रेफरेंस टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। हम हिंदी में समझते हैं इसका तात्पर्य क्या है। इस लेख में अनुसूचित जातियों के संदर्भ को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के संदर्भों के रूप में शामिल किया गया है। एज आई स्टेटेड अर्लियर कि वह सभी काम जो ये एससी के लिए करते हैं वो तमाम काम ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी करते हैं। चलिए 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही एकदम ताज़ा खबर है। तो आज की ताज़ा खबर यह है कि टिल 2018 ये सिमिलर फंक्शन डिस्चार्ज करते थे विद रिगार्ड टू बैकवर्ड क्लास, मतलब ओबीसी के लिए भी, मतलब जो ये एससी के लिए करते थे, जो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए करते थे, वही सिमिलर फंक्शंस ये ओबीसी जो कमेटी है या ग्रुप है उसके लिए भी करते थे, बैकवर्ड क्लास के सिटीजन्स के लिए भी करते थे। लेकिन इट वॉज रिलीव्ड फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 और 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 से ओबीसी कमीशन अलग से फॉर्मुलेट हो गया और इस तरीके से इनका जो दायित्व ओबीसी के लिए था वह समाप्त हो गया। तो ये था लेटेस्ट अपडेट तक, लेटेस्ट अमेंडमेंट तक कमीशन फॉर नेशनल कमीशन फॉर एससी के विषय में। उम्मीद है कि यह पूरा लेक्चर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और तमाम जानकारियाँ आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होंगी। तो आपको उम्मीद है कि ये लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड you can share it with your friends, and you put on your suggestions in the comment box so that we can improve it for more good study material and better lectures. So this is Mohit Chave providing this lecture under the side of Knowledge Brook. Knowledge is the brook of success. Thank you so much.